प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, क्लासरूम प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। एक, फ्रेड ए स्केलर के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी अपने अनुसार गति से अध्ययन करता है और प्रत्येक चरण पर उसकी उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। दो, ब्लूम के अनुसार यह प्रणाली प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करती है ताकि वह उच्चतम स्तर की उपलब्धि प्राप्त कर सके। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली का मूल विचार यह है कि हर विद्यार्थी अलग होता है, उसकी सीखने की गति, समझने की क्षमता, रुचि और आवश्यकता भिन्न होती है। अतः शिक्षण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली और स्वगति से सेल्फ पेस्ड अध्ययन करता है। शिक्षक यहाँ मार्गदर्शक, गाइड की भूमिका निभाता है। मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। स्वगति, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, विद्यार्थी अपनी गति से अध्ययन करता है, किसी पर दबाव नहीं होता। मॉड्यूल आधारित शिक्षण, मॉड्यूलर लर्निंग, पूरी विषय वस्तु को छोटे छोटे यूनिट्स या मॉड्यूल में बांटा जाता है। प्रत्येक यूनिट के अंत में मूल्यांकन, यूनिट मास्टरी। हर यूनिट पूरा करने के बाद परीक्षण होता है और तभी विद्यार्थी अगले चरण में बढ़ता है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि, फीडबैक, विद्यार्थियों को निरंतर फीडबैक दी जाती है ताकि वे अपनी प्रगति समझ सकें। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक यहाँ लेक्चर देने वाले के बजाय मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। सहपाठी सहयोग, पीयर ट्यूटरिंग, उन्नत विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सोनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाना। सीखने की स्वायत्तता, ऑटोनोमी और आत्मनियंत्रण विकसित करना। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक लचीला और प्रभावी बनाना। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और प्रेरणा का विकास करना। कमजोर विद्यार्थियों को सुधार का अवसर देना। लाभ, एडवांटेजेस। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकता है। आत्मनिर्देशित अध्ययन की भावना विकसित होती है। कमजोर और तेज दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलता है। शिक्षण अधिक स्थायी और प्रभावी बनता है। व्यक्तिगत ध्यान संभव होता है। सीमाएं, लिमिटेशंस। बड़े वर्गों में इसे लागू करना कठिन। समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता। शिक्षक पर अतिरिक्त कार्यभार। सभी विषयों में समान रूप से उपयोगी नहीं। 3, लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की सीमाएं और कमियां। समय की अधिक आवश्यकता, प्रत्येक चरण को विस्तार से तैयार करने में बहुत समय लगता है। प्रविधि की जटिलता, यह अन्य प्रोग्रामिंग की तुलना में अधिक जटिल होती है और शिक्षक के लिए इसे बनाना कठिन होता है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं, विशेष रूप से सैद्धांतिक या भावनात्मक विषयों, अफेक्टिव डोमेन्स में इसका उपयोग कठिन है। प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता, शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जो हर जगह संभव नहीं है। अत्यधिक संरचनात्मकता, यह लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कम रखती है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की शैली का ध्यान हमेशा नहीं रखती। तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता, प्रोग्रामिंग को लागू करने के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या अन्य साधनों की आवश्यकता होती है।
3 लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की सीमाएं और कमियां। समय की अधिक आवश्यकता। प्रत्येक कंप्यूटर सहायक निर्देश की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीख सकता है। तत्क्षण प्रतिक्रिया इमीडिएट फीडबैक। विद्यार्थी के उत्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, सही गलत का संकेत। सक्रिय भागीदारी एक्टिव पार्टिसिपेशन। विद्यार्थी कंप्यूटर पर सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना अधिक प्रभावशाली बनता है। मल्टीमीडिया प्रस्तुति यूज ऑफ मल्टीमीडिया। पाठ्य सामग्री चित्र, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो आदि के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। स्वशिक्षण की सुविधा सेल्फ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। विद्यार्थी अपने समय और स्थान के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। निरंतर मूल्यांकन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंप्यूटर तुरंत परिणाम और प्रगति रिपोर्ट प्रदान करता है। इंटरैक्टिव अधिगम इंटरैक्टिव लर्निंग। विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच संवादात्मक टू वे इंटरैक्शन वातावरण होता है। विषय की पुनरावृत्ति और अभ्यास रीइंफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस। विद्यार्थी कठिन विषयों को बार बार देखकर अभ्यास कर सकता है। कंप्यूटर सहायक निर्देश की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। उच्च लागत हाई कॉस्ट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और रखरखाव में अधिक खर्च आता है। मानवीय संपर्क की कमी लैक ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। शिक्षक विद्यार्थी के भावनात्मक संबंध और मानवीय मार्गदर्शन की कमी रहती है। तकनीकी समस्याएं टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बिजली सॉफ्टवेयर त्रुटियां नेटवर्क समस्या आदि सीखने में बाधा डालती हैं। रचनात्मकता में कमी रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। विद्यार्थी अधिकतर निर्देशों का पालन करते हैं, जिससे मौलिक सोच सीमित हो सकती है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। भावनात्मक या सामाजिक विषयों के लिए यह उतना प्रभावी नहीं होता। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नीड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है। अत्यधिक निर्भरता ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। विद्यार्थी तकनीक पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, जिससे आत्मनिर्भर अध्ययन घटता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। कंप्यूटर सहायक निर्देश एक आधुनिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली शिक्षण विधि है, जो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रुचिकर और सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करती है। हालांकि इसके साथ मानवीय संपर्क और तकनीकी संसाधनों की कमी जैसी सीमाएं भी हैं, परंतु यदि इसे शिक्षक के मार्गदर्शन में उचित रूप से प्रयोग किया जाए, तो यह शिक्षा की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। 2. कंप्यूटर वर्कर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर एंड टीचिंग प्रोसेस द वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर अर्थ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संग्रहित स्टोर संसाधित प्रोसेस और परिणाम आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक तेज सटीक और विश्वसनीय मशीन है जो दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य करती है। 2. वर्कर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का कार्य। कंप्यूटर का कार्य 4 मुख्य चरणों में होता है, जिसे आईपीओ साइकिल कहते हैं। इनपुट उपयोगकर्ता द्वारा डेटा और निर्देश कंप्यूटर में डाले जाते हैं, जैसे कीबोर्ड से अक्षर टाइप करना। प्रोसेसिंग सीपीयू डेटा पर गणना तुलना या विश्लेषण करके उसे संसाधित करता है। आउटपुट प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम मॉनिटर या प्रिंटर पर प्रदर्शित होता है। स्टोरेज भंडारण परिणाम और डेटा को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोरेज डिवाइस में सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर के कार्य की विशेषताएं। कार्य में तीव्रता
परिणाम में सटीकता, निरंतरता और विश्वसनीयता, जटिल कार्यों का त्वरित निष्पादन। 2. लाभ, शिक्षा रोचक और प्रभावी बनती है, समय की बचत होती है, सीखने की गति तेज होती है, विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता विकसित होती है। सीमाएं, सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती, शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिजली और तकनीकी समस्याएं बाधा बन सकती हैं। निष्कर्ष, कंप्यूटर आज शिक्षा जगत में क्रांति ला चुका है। यह न केवल शिक्षण प्रक्रिया को आधुनिक बनाता है, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मशिक्षण, रचनात्मकता और तर्कशक्ति को भी विकसित करता है। 3. कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। 1. कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर प्रबंधित शिक्षण। अर्थ, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन CMI एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण की योजना, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर शिक्षक के सहायक के रूप में कार्य करता है और विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति पर नजर रखता है। मुख्य कार्य, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड और प्रदर्शन का संधारण, परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री की योजना और समय निर्धारण, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत फीडबैक देना, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण का आयोजन। CMI के उपयोग, टेस्ट और असाइनमेंट की जांच करना, रिपोर्ट कार्ड और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम की योजना बनाना। लाभ, समय की बचत होती है, मूल्यांकन में सटीकता आती है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रगति का विश्लेषण सरल होता है। 2. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर सहायताप्रद शिक्षण। अर्थ, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI एक शिक्षण तकनीक है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण और अधिगम को सुगम, प्रभावी और व्यक्तिगत बनाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षक को नहीं बदलता, बल्कि उसकी सहायता करता है। मुख्य प्रकार, ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, अभ्यास कार्यक्रम विद्यार्थियों को बार बार अभ्यास करवाने हेतु। ट्यूटोरियल प्रोग्राम, शिक्षण कार्यक्रम नए विषय को सिखाने के लिए। सिमुलेशन प्रोग्राम, अनुकरण कार्यक्रम वास्तविक स्थितियों का अनुकरण कर सीखना। गेम्स प्रोग्राम, खेल आधारित कार्यक्रम शिक्षण को रोचक बनाना। लाभ, सीखने की गति में सुधार, विद्यार्थियों को तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। आत्मशिक्षण को बढ़ावा, शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग। सीमाएं, कंप्यूटर की सीमित उपलब्धता, तकनीकी समस्याएं, शिक्षक के प्रशिक्षण की आवश्यकता। 3. लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। महंगा उपकरण, कंप्यूटर खरीदना और उसका रखरखाव महंगा होता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, सभी शिक्षक या विद्यार्थी कंप्यूटर संचालन में कुशल नहीं होते। भावनात्मकता का अभाव, कंप्यूटर में मानव जैसी भावनाएं नहीं होती, इसलिए यह विद्यार्थियों की भावनात्मक जरूरतें नहीं समझ सकता। बिजली और नेटवर्क पर निर्भरता, बिजली या इंटरनेट न होने पर कार्य रुक जाता है। व्यक्तिगत संपर्क की कमी, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संवाद कम हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लंबे समय तक कंप्यूटर पर कार्य करने से आंखों और शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। 3. लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएं। महंगा उपकरण, कंप्यूटर खरीदना और उसका रखरखाव महंगा होता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, सभी शिक्षक या विद्यार्थी कंप्यूटर संचालन में कुशल नहीं होते। भावनात्मकता का अभाव, कंप्यूटर में मानव जैसी भावनाएं नहीं होती, इसलिए यह विद्यार्थियों की भावनात्मक जरूरतें नहीं समझ सकता।
बिजली और नेटवर्क पर निर्भरता, बिजली या इंटरनेट न होने पर कार्य रुक जाता है। व्यक्तिगत संपर्क की कमी, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष संवाद कम हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लंबे समय तक कंप्यूटर पर कार्य करने से आंखों और शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर सहायताप्रद अधिगम के प्रकार। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास आधारित अधिगम, किसी विषय की पुनरावृत्ति और अभ्यास के लिए। ट्यूटोरियल लर्निंग, ट्यूटोरियल अधिगम, नए विषयों को सिखाने हेतु इंटरैक्टिव रूप में। सिमुलेशन लर्निंग, अनुकरण आधारित अधिगम, वास्तविक परिस्थितियों का मॉडल तैयार कर सीखना। गेम बेस्ड लर्निंग, खेल आधारित अधिगम, खेल और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान आधारित अधिगम, विद्यार्थी को तार्किक रूप से सोचने और समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना। 6 यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग इन टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायताप्रद अधिगम की उपयोगिता या महत्व। 1 व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हर विद्यार्थी अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीख सकता है। 2 आत्मशिक्षण, सेल्फ लर्निंग, विद्यार्थी बिना शिक्षक की उपस्थिति के भी कंप्यूटर द्वारा अध्ययन कर सकता है। 3 रुचिकर और जीवंत शिक्षण, इंटरेस्टिंग लर्निंग, चित्र, वीडियो, एनिमेशन और ध्वनि से शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनता है। 4 समय और श्रम की बचत, टाइम सेविंग, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का समय बचता है। 5 त्वरित प्रतिक्रिया, इमीडिएट फीडबैक, विद्यार्थी को तुरंत पता चलता है कि उसका उत्तर सही है या नहीं। 6 सटीकता और निष्पक्षता, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन सटीक और निष्पक्ष होता है। 7 निरंतर मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का लगातार आकलन किया जा सकता है। 8 संसाधन की उपलब्धता, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ई-बुक्स, वीडियोज और ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से असीमित शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होती है। एजुकेशन टेलीकास्टिंग, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीविजन। 1 एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट्स, रोल इन एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज ऑफ रेडियो। 1 रेडियो प्रसारण के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट्स। रेडियो एक श्रव्य ऑडियो माध्यम है जो बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश, सूचना और शिक्षा पहुंचाने का प्रभावशाली साधन है। शिक्षा में इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो प्रसारण को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। 1 शैक्षणिक प्रसारण, एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट्स। इनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज को शिक्षित करना होता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक विषयों पर प्रसारण किए जाते हैं। उदाहरण एनसर्ट और इग्नू के शैक्षणिक रेडियो कार्यक्रम। 2 सूचनात्मक प्रसारण, इंफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट्स। इन कार्यक्रमों में कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, रोजगार और पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। ये जनता को नई जानकारी और जागरूकता प्रदान करते हैं। 3 मनोरंजन प्रसारण, एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्ट्स। संगीत, नाटक, हास्य, कवि सम्मेलन और कहानी कहने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं का मनोरंजन किया जाता है। 4 सामुदायिक प्रसारण, कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट्स। किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय की समस्याओं, विकास योजनाओं और स्थानीय समाचारों पर आधारित कार्यक्रम। 5 विशेष प्रसारण, स्पेशल ब्रॉडकास्ट्स। किसी विशेष अवसर पर जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय या धार्मिक पर्व आदि पर विशेष प्रसारण किए जाते हैं। 2 शिक्षा में रेडियो की भूमिका, रोल ऑफ रेडियो इन एजुकेशन। रेडियो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है क्योंकि यह सस्ता, सुलभ और व्यापक पहुंच वाला साधन है।
मुख्य भूमिकाएं। 1. शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने में सहायता एज अ टीचिंग एड। रेडियो शिक्षक का सहायक बनकर विषयों को स्पष्ट करने में मदद करता है। 2. ज्ञानवृद्धि के साधन के रूप में सोर्स ऑफ नॉलेज। विद्यार्थी विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुन सकते हैं। 3. भाषा शिक्षण में इन लैंग्वेज टीचिंग। रेडियो उच्चारण, स्वर और भाषा शैली को सुधारने में मदद करता है। 4. दूरस्थ शिक्षा में इन डिस्टेंस एजुकेशन। रेडियो का प्रयोग खुली विश्वविद्यालयों जैसे इग्नू, NIOS द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में किया जाता है। 5. शिक्षक प्रशिक्षण में इन टीचर ट्रेनिंग। रेडियो के माध्यम से शिक्षकों को नए शिक्षण तरीकों और विचारों से परिचित कराया जाता है। 6. सामाजिक शिक्षा में इन सोशल एजुकेशन। रेडियो साक्षरता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, परिवार नियोजन और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाता है। 3. रेडियो के उपयोग के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज ऑफ रेडियो। 1. स्पष्ट उद्देश्य क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कार्यक्रम का शैक्षणिक उद्देश्य पहले से निर्धारित होना चाहिए, जैसे जानकारी देना, सिखाना या प्रेरित करना। 2. विषय की उपयुक्तता रेलेवेंस ऑफ कंटेंट। प्रसारण का विषय विद्यार्थियों की आयु, रुचि और समझ के अनुरूप होना चाहिए। 3. भाषा की सरलता सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सकें। 4. पूर्व तैयारी प्री प्रिपरेशन। शिक्षक को प्रसारण से पहले विद्यार्थियों को विषय के बारे में बताना चाहिए। 5. प्रसारण का समय प्रॉपर टाइमिंग। कार्यक्रम उस समय प्रसारित हो जब विद्यार्थी आसानी से सुन सकें, जैसे कक्षा समय या अवकाश के बाद। 6. प्रसारण के बाद चर्चा फॉलोअप डिस्कशन। प्रसारण के बाद शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उस विषय पर चर्चा करे और प्रश्नोत्तर कराए। 7. ध्यान और अनुशासन अटेंशन एंड डिसिप्लिन। सुनते समय विद्यार्थियों को एकाग्रता से सुनना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण कर सकें। 8. फीडबैक। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेकर कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करे। 4. रेडियो प्रसारण की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट्स। हालांकि रेडियो शिक्षा का उपयोगी माध्यम है, पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। 1. दृश्य सामग्री का अभाव लैक ऑफ विजुअल एलिमेंट। रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, चित्र या चार्ट दिखाए नहीं जा सकते। 2. एक तरफा संचार वन वे कम्युनिकेशन। श्रोता प्रश्न नहीं पूछ सकते, जिससे संवादात्मकता का अभाव रहता है। 3. ध्यान भटकने की संभावना डिस्ट्रैक्शन। विद्यार्थी केवल सुनने से जल्दी ऊब सकते हैं। 4. समय निर्धारण की कठिनाई फिक्स्ड टाइमिंग प्रॉब्लम। यदि विद्यार्थी किसी कारणवश कार्यक्रम नहीं सुन पाए तो बाद में सुनना कठिन होता है। 5. तकनीकी समस्याएं टेक्निकल प्रॉब्लम्स। सिग्नल कमजोर होना, बिजली की समस्या या रेडियो का खराब होना शिक्षण में बाधा डाल सकता है। 6. भाषाई कठिनाई लैंग्वेज बैरियर। कार्यक्रम की भाषा यदि विद्यार्थियों की मातृभाषा से भिन्न हो तो समझने में कठिनाई होती है। 7. फीडबैक का अभाव लैक ऑफ फीडबैक। विद्यार्थियों की समझ का तुरंत मूल्यांकन संभव नहीं है। निष्कर्ष कंक्लूजन। रेडियो एक शक्तिशाली और सस्ता माध्यम है जो शिक्षा, जानकारी और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि रेडियो कार्यक्रमों का उपयोग उचित योजना, विषय चयन, भाषा और समय के अनुसार किया जाए तो यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। हालांकि इसमें दृश्यता और संवाद की कमी है, परंतु यह आज भी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का एक सशक्त साधन है। 2. टेप रिकॉर्डर। What is the meaning of tape recorder?
Explain its educational utility and limitations. टेप रिकॉर्डर का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा ध्वनि साउंड को रिकॉर्ड किया जा सकता है, संग्रहित स्टोर किया जा सकता है और पुनः सुनाया प्लेबैक जा सकता है। यह चुंबकीय टेप मैग्नेटिक टेप पर आवाज को रिकॉर्ड करता है और बाद में किसी भी समय उसे चलाकर दोबारा सुना जा सकता है। सरल शब्दों में टेप रिकॉर्डर वह यंत्र है जो बोले गए शब्दों, संगीत या किसी ध्वनि को रिकॉर्ड करके बाद में सुनाने का कार्य करता है। 2. टेप रिकॉर्डर की शैक्षणिक उपयोगिता, एजुकेशनल यूटिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डर। शिक्षा के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर एक अत्यंत उपयोगी ऑडियो विजुअल सहायक साधन ऑडियो एड है। यह शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, रोचक और जीवंत बनाता है। मुख्य शैक्षणिक उपयोग, एजुकेशनल यूजेस। भाषा शिक्षण में उपयोग, इन लैंग्वेज टीचिंग। टेप रिकॉर्डर भाषा के उच्चारण, स्वर और लहजे को सही करने में सहायक है। विद्यार्थी सही उच्चारण बार बार सुनकर अभ्यास कर सकते हैं। संगीत एवं कला शिक्षा में, इन म्यूजिक एंड आर्ट एजुकेशन। संगीत शिक्षण में गीतों या रागों का बार बार अभ्यास करवाने में मदद मिलती है। कला या नाट्य शिक्षण में संवादों का अभ्यास करवाया जा सकता है। विशेष व्याख्यान, स्पेशल लेक्चर्स। प्रसिद्ध शिक्षकों, विशेषज्ञों या विद्वानों के व्याख्यान रिकॉर्ड करके विद्यार्थियों को सुनाए जा सकते हैं। स्वाध्ययन में सहायता, हेल्प्स इन सेल्फ लर्निंग। विद्यार्थी अपने उत्तरों या भाषणों को रिकॉर्ड करके स्वयं अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं। 3. टेप रिकॉर्डर के शैक्षणिक लाभ, एजुकेशनल एडवांटेजेस ऑफ टेप रिकॉर्डर। श्रव्य शिक्षण माध्यम, ऑडियो लर्निंग एड। यह विद्यार्थियों को श्रवण के माध्यम से सीखने का अवसर देता है। पुनः प्रयोग योग्य, रीयूसेबल। रिकॉर्ड की गई सामग्री को कई बार चलाया जा सकता है। शिक्षक का समय बचाता है, सेव्स टीचर्स टाइम। शिक्षक एक ही रिकॉर्डिंग का उपयोग बार बार कर सकते हैं। भाषा और उच्चारण सुधारता है, इम्प्रूव्स प्रोनंसिएशन। विद्यार्थी सही उच्चारण और बोलने की शैली सीखते हैं। रुचिकर शिक्षण, इंटरेस्टिंग टीचिंग। विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान बढ़ाता है क्योंकि वे वास्तविक आवाजें और उदाहरण सुनते हैं। स्वाध्ययन और आत्ममूल्यांकन में सहायक, हेल्प्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन। विद्यार्थी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर स्वयं अपनी गलतियां पहचान सकते हैं। संचार कौशल का विकास, डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स। भाषण, वाद विवाद आदि के अभ्यास से विद्यार्थियों की बोलने की क्षमता बढ़ती है। सीमित संसाधनों में शिक्षण, टीचिंग इन लिमिटेड रिसोर्सेस। जहां शिक्षक या विशेषज्ञ उपलब्ध न हो, वहां रिकॉर्डिंग से शिक्षण संभव है। 4. टेप रिकॉर्डर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ टेप रिकॉर्डर। एक तरफा संचार, वन वे कम्युनिकेशन। विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ सकते या तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। दृश्यता का अभाव, लैक ऑफ विजुअल एलिमेंट। इसमें चित्र या दृश्य नहीं दिखाए जा सकते, केवल ध्वनि होती है। तकनीकी समस्याएं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बिजली की कमी, टेप खराब होना, मशीन का रखरखाव आदि समस्याएं आती हैं। समय लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग। रिकॉर्डिंग या संपादन में समय लगता है। उपकरण की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। टेप, बैटरी और रिकॉर्डर की देखभाल पर खर्च आता है। रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता, क्वालिटी इश्यूज। यदि रिकॉर्डिंग स्पष्ट न हो तो विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई होती है। रुचि में कमी, मोनोटनी और बोर्डम। केवल सुनने वाले कार्यक्रम लंबे समय तक विद्यार्थियों की रुचि बनाए नहीं रख पाते। टेलीविजन के शैक्षणिक उपयोग, एजुकेशनल यूजेस ऑफ टेलीविजन।
टेलीविजन शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के सहायक के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षा को जीवंत, प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। मुख्य शैक्षणिक उपयोग इस प्रकार हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, इग्नू, एनसर्ट और दूरदर्शन द्वारा ज्ञान दर्शन, सीएट, कंट्री वाइड क्लासरूम जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञान शिक्षण में इन साइंस एजुकेशन प्रयोग, वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं दृश्य रूप में दिखाकर विद्यार्थियों को आसानी से समझाया जा सकता है। भाषा शिक्षण में इन लैंग्वेज टीचिंग उच्चारण, संवाद और संप्रेषण कौशल के विकास के लिए टेलीविजन का प्रयोग उपयोगी है। इतिहास और भूगोल शिक्षण में इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐतिहासिक घटनाएं, स्थलों और भौगोलिक क्षेत्रों को दृश्य रूप में दिखाकर सजीव अनुभव कराया जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण में इन टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों के प्रशिक्षण और नई शिक्षण तकनीकों के प्रदर्शन में टेलीविजन अत्यंत उपयोगी है। टेलीविजन का शैक्षणिक मूल्य, एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन। श्रव्यदृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल एड। यह आंखों और कानों दोनों के माध्यम से शिक्षण कराता है, जिससे सीखना स्थायी हो जाता है। रुचिकर शिक्षण, इंटरेस्टिंग लर्निंग। चलती फिरती तस्वीरों से विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है। समझ में वृद्धि, बेटर अंडरस्टैंडिंग। अमूर्त विषयों को ठोस और व्यावहारिक रूप में दिखाकर आसानी से समझाया जा सकता है। शिक्षक का सहायक, टीचर्स असिस्टेंट। शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाता है। विश्व दृष्टिकोण प्रदान करता है, प्रोवाइड्स ग्लोबल विजन। विद्यार्थी विश्व के विभिन्न हिस्सों की जानकारी और घटनाएं देख सकते हैं। रचनात्मकता का विकास, डेवलप्स क्रिएटिविटी। नए विचारों, खोजों और उदाहरणों से विद्यार्थियों की सृजनात्मक सोच बढ़ती है। सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। सामाजिक समस्याओं और सुधार कार्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाता है। 4. टेलीविजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ टेलीविजन। द्विपक्षीय संवाद का अभाव, लैक ऑफ इंटरैक्शन। विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ सकते या शिक्षक तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। यंत्र पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन इक्विपमेंट। बिजली, सिग्नल या उपकरण की खराबी से शिक्षण बाधित हो सकता है। निष्क्रियता, पैसिव लर्निंग। विद्यार्थी केवल देखते सुनते हैं, भागीदारी कम होती है। समयबद्धता, फिक्स्ड टाइम स्केड्यूल। प्रसारण निर्धारित समय पर होता है, चूक जाने पर पुनः देखना कठिन। महंगा माध्यम, कॉस्टली मीडियम। टीवी सेटअप और रखरखाव में खर्च अधिक होता है। ध्यान भंग होने की संभावना, डिस्ट्रैक्शन। मनोरंजन और विज्ञापन से विद्यार्थी का ध्यान भटक सकता है। 5. टेलीविजन के उपयोग में सावधानियां, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग टेलीविजन। कार्यक्रम का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। शिक्षक को पहले से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम शिक्षण उद्देश्य के अनुकूल हो। पूर्व तैयारी, प्री प्रिपरेशन। प्रसारण से पहले विद्यार्थियों को विषय की पृष्ठभूमि बताई जाए। समुचित व्यवस्था, प्रॉपर अरेंजमेंट। टीवी की स्थिति, स्क्रीन की दृश्यता, आवाज और रोशनी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। प्रसारण के समय पर पूरी कक्षा तैयार हो और समय का सही उपयोग हो। ध्यान केंद्रित करना, फोकस द स्टूडेंट्स अटेंशन। शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित रखे। चर्चा और मूल्यांकन, डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन। कार्यक्रम के बाद शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करे, प्रश्न पूछे और मुख्य बातें दोहराए। अनुचित सामग्री से बचाव, अवॉइड इररेलेवेंट कंटेंट। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि केवल शैक्षणिक सामग्री ही दिखाई जाए। 6. टेलीविजन के शिक्षण में उपयोग के चरण,
Steps a teacher should follow while using television in teaching. A. पूर्व तैयारी बिफोर द प्रोग्राम. विषय और कार्यक्रम का चयन करें. विद्यार्थियों को उद्देश्य और मुख्य बिंदु बताएं. संबंधित शब्दों या अवधारणाओं को पहले से समझा दें. बी. प्रसारण के दौरान ड्यूरिंग द प्रोग्राम. विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें. मुख्य बिंदुओं को नोट करवाएं. आवश्यकता पड़ने पर महत्वपूर्ण भागों पर रोक पॉज लगाएं और समझाएं यदि वीडियो रिकॉर्डेड हो. सी. प्रसारण के बाद आफ्टर द प्रोग्राम. विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें. समूह चर्चा कराएं. विषय से संबंधित अभ्यास या गृह कार्य दें. मुख्य निष्कर्षों का सारांश बताएं. द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग कॉमर्स. प्रोजेक्ट पद्धति का अर्थ. मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट पद्धति एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या या कार्य, रियल लाइफ प्रॉब्लम और एक्टिविटी को स्वयं करके सीखते हैं. इस पद्धति में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, पर बल दिया जाता है. सरल शब्दों में, प्रोजेक्ट पद्धति वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य को अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर उसे पूरा कर अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं. 2. वाणिज्य शिक्षण में प्रोजेक्ट पद्धति का महत्व. इंपोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग कॉमर्स. वाणिज्य विषय कॉमर्स का संबंध व्यापार, लेखा, प्रबंधन, विपणन और आर्थिक क्रियाओं से है. इन सबका वास्तविक जीवन से गहरा संबंध है. इसलिए विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी आवश्यक है जो प्रोजेक्ट पद्धति से प्राप्त होता है. मुख्य महत्व इस प्रकार हैं. व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है. प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज. विद्यार्थी व्यापारिक क्रियाओं को वास्तविक रूप में देखकर सीखते हैं, जैसे बैंक, बाजार, उद्योग का भ्रमण. अनुभवात्मक शिक्षण एक्सपीरियंशियल लर्निंग. विद्यार्थी अनुभव द्वारा अवधारणाएं और सिद्धांत स्वयं समझते हैं. स्वतंत्रता और रचनात्मकता का विकास डेवलप्स इंडिपेंडेंस क्रिएटिविटी. विद्यार्थी अपने तरीके से योजना बनाते हैं जिससे सृजनात्मकता बढ़ती है. सहयोग भावना का विकास प्रोमोट्स कोऑपरेशन. प्रोजेक्ट समूह कार्य होता है जिससे सहयोग, अनुशासन और सामाजिकता का विकास होता है. व्यावसायिक दृष्टिकोण का विकास डेवलप्स कमर्शियल आउटलुक. विद्यार्थी बाजार व्यवस्था, ग्राहक व्यवहार और व्यापारिक सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करना सीखते हैं. ज्ञान की स्थायित्वता परमानेंट लर्निंग. अनुभव से सीखी हुई बातें विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रहती हैं. 3. प्रोजेक्ट पद्धति की परिभाषाएं. डेफिनेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. 1. डॉक्टर किलपैट्रिक, Dr. W. H. Kilpatrick. A project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment. अर्थात प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण और संपूर्ण गतिविधि है जो सामाजिक वातावरण में की जाती है. 2. जॉन ड्यूई. Project is a problematic act carried to completion in its natural setting. अर्थात प्रोजेक्ट एक समस्या आधारित क्रिया है जो अपने प्राकृतिक परिवेश में पूर्ण की जाती है. 3. स्टीवंस. A project is a unit of activity in which pupils learn by doing. अर्थात प्रोजेक्ट वह इकाई है जिसमें विद्यार्थी कार्य करके सीखते हैं. 4. प्रोजेक्ट का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है. 1. डॉक्टर किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक. कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट निर्माणात्मक प्रोजेक्ट. इसमें विद्यार्थी कुछ बनाते या तैयार करते हैं. उदाहरण नकली कंपनी बनाना, बैंक का मॉडल तैयार करना, लेखा बही बनाना. आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट कलात्मक प्रोजेक्ट. इनमें कलात्मक कार्य शामिल होते हैं.
उदाहरण पोस्टर बनाना, चार्ट, विज्ञापन डिजाइन करना। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट समस्या आधारित प्रोजेक्ट। इसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजते हैं। उदाहरण किसी दुकान की बिक्री में कमी के कारणों का अध्ययन। एक्सकर्शन और ग्रुप प्रोजेक्ट भ्रमण या समूह प्रोजेक्ट। विद्यार्थी किसी संस्था, उद्योग, बैंक, बाजार आदि का दौरा कर जानकारी एकत्र करते हैं। उदाहरण बीटीएम भिवानी टेक्सटाइल मिल्स का भ्रमण। प्रोजेक्ट पद्धति के चरण स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। स्थिति या समस्या का चयन सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। विद्यार्थी की रुचि और स्तर के अनुसार विषय या समस्या का चयन। योजना बनाना प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इन सब का निर्णय। कार्य निष्पादन एग्जीक्यूशन योजना के अनुसार कार्य का वास्तविक निष्पादन करना। मूल्यांकन इवैल्यूएशन कार्य की सफलता, परिणाम और सीख का मूल्यांकन करना। रिपोर्ट प्रस्तुति रिपोर्टिंग विद्यार्थियों द्वारा अपनी रिपोर्ट कक्षा में प्रस्तुत करना। 7 प्रोजेक्ट पद्धति के लाभ एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करती है। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाती है। सहयोग और सामाजिकता की भावना विकसित करती है। शिक्षण को व्यवहारिक और जीवनोन्मुख बनाती है। आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। ज्ञान को स्थायी और उपयोगी बनाती है। शिक्षक विद्यार्थी के संबंधों में आत्मीयता बढ़ती है। प्रोजेक्ट पद्धति की सीमाएं या दोष डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। समय की अधिक आवश्यकता टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट कार्य में अधिक समय लगता है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स जैसे गणित या सैद्धांतिक विषयों में कठिनाई। व्यवस्था कठिन डिफिकल्ट टू मैनेज। बड़े वर्गों में सभी विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट कराना कठिन होता है। व्यय अधिक एक्सपेंसिव भ्रमण या सामग्री हेतु खर्च अधिक आता है। मूल्यांकन कठिन डिफिकल्ट इवैल्यूएशन। हर विद्यार्थी का योगदान समान नहीं होता। शिक्षक की विशेष तैयारी आवश्यक रिक्वायर्स स्किल्ड टीचर। शिक्षक को विषय और प्रोजेक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 9 निष्कर्ष कंक्लूजन। प्रोजेक्ट पद्धति एक आधुनिक अनुभवात्मक और छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है। यह विद्यार्थियों में व्यवहारिक दक्षता, सहयोग की भावना और रचनात्मकता का विकास करती है। वाणिज्य जैसे व्यवहारिक विषय के लिए यह पद्धति अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। डिस्कस प्रॉब्लम मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स। समस्या विधि का अर्थ मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम मेथड। समस्या विधि प्रॉब्लम मेथड एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी को किसी वास्तविक समस्या रियल प्रॉब्लम के समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं विचार, विश्लेषण और अनुभव के माध्यम से समाधान खोजते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में, समस्या विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी को किसी समस्या के समाधान के लिए अपने अनुभव, बुद्धि और तर्क शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। 2 वाणिज्य शिक्षण में समस्या विधि का महत्व इम्पोर्टेंस इन टीचिंग कॉमर्स। वाणिज्यिक कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को अनेक व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण, मांग और आपूर्ति, लेखांकन त्रुटियां, बैंकिंग या व्यावसायिक निर्णय। समस्या विधि विद्यार्थियों को इन समस्याओं को समझने और समाधान खोजने की व्यावहारिक क्षमता प्रैक्टिकल स्किल प्रदान करती है। 3 समस्या विधि की परिभाषाएं डेफिनेशंस। 1 मकमरी। प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन दैट नीड्स अ सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अर्थात समस्या वह स्थिति है जिसका कोई समाधान आवश्यक हो और समाधान की प्रक्रिया ही समस्या विधि कहलाती है।
2 दुई Problem solving method is the process of thinking which finds a solution to a difficulty अर्थात समस्या समाधान विधि वह विचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कठिनाई का समाधान खोजा जाता है। 4 समस्या विधि की मुख्य विशेषताएं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विद्यार्थी केंद्रित विधि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है। वास्तविक जीवन से संबंध रिलेशन विद रियल लाइफ प्रस्तुत समस्या वास्तविक और व्यावहारिक होती है। तर्कपूर्ण चिंतन लॉजिकल थिंकिंग विद्यार्थी तर्क और विश्लेषण द्वारा समाधान खोजते हैं। अनुभव आधारित शिक्षा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग विद्यार्थी स्वयं अनुभव करते हुए सीखते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में टीचर एज अ गाइड शिक्षक केवल निर्देशन करता है, समाधान विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं। समूह सहयोग कोऑपरेटिव लर्निंग विद्यार्थियों में सहयोग और चर्चा की भावना विकसित होती है। आत्मनिर्भरता का विकास डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस विद्यार्थी आत्मविश्वास और स्वतंत्र चिंतन की आदत विकसित करते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या विधि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। 1 समस्या की पहचान रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक उपयुक्त और वास्तविक समस्या प्रस्तुत करता है। उदाहरण किसी उत्पाद की बिक्री क्यों घट रही है। 2 समस्या का विश्लेषण अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम विद्यार्थी समस्या की प्रकृति कारणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। 3 परिकल्पना बनाना फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस विद्यार्थी संभावित समाधानों के अनुमान या परिकल्पना तैयार करते हैं। 4 जानकारी एकत्र करना कलेक्शन ऑफ डेटा विद्यार्थी आवश्यक जानकारी तथ्य और आंकड़े एकत्र करते हैं। 5 परिकल्पना का परीक्षण टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस संग्रहित डेटा के आधार पर विद्यार्थी प्रत्येक परिकल्पना की जांच करते हैं। 6 समाधान का चयन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन सबसे उचित और प्रभावी समाधान चुना जाता है। 7 निष्कर्ष और अनुप्रयोग कंक्लूजन एंड एप्लीकेशन विद्यार्थी निष्कर्ष निकालते हैं और उसे व्यावहारिक जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। 6 समस्या विधि के लाभ एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम मेथड विचार शक्ति का विकास डेवलप्स थिंकिंग एबिलिटी विद्यार्थी तर्क विवेक और निर्णय शक्ति का प्रयोग करना सीखते हैं। स्वतंत्रता का विकास प्रोमोट्स इंडिपेंडेंस विद्यार्थी स्वयं समाधान खोजते हैं जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। सहयोग भावना का विकास डेवलप्स कोऑपरेशन समूह में कार्य करने से सहयोग और सामाजिकता की भावना बढ़ती है। व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज विद्यार्थी वास्तविक जीवन की व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं। ज्ञान स्थायी होता है नॉलेज बिकम्स परमानेंट अनुभव आधारित शिक्षा अधिक समय तक स्मृति में रहती है। समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विद्यार्थी किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेना सीखते हैं। शिक्षण रोचक बनता है मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं जिससे बोरियत नहीं होती। 7 समस्या विधि की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम मेथड समय अधिक लगता है टाइम कंज्यूमिंग समस्या का विश्लेषण और समाधान ढूंढने में अधिक समय लगता है। सभी विषयों पर लागू नहीं नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स यह विधि हर विषय या पाठ के लिए उपयुक्त नहीं होती। संसाधनों की आवश्यकता रिक्वायर्स रिसोर्सेस तथ्य आंकड़े और सामग्री जुटाने में कठिनाई होती है। शिक्षक की विशेष योग्यता आवश्यक रिक्वायर्स ट्रेन्ड टीचर शिक्षक को विषय और समस्या विश्लेषण दोनों में दक्ष होना चाहिए। बड़े वर्गों के लिए कठिन डिफिकल्ट इन लार्ज क्लासेस हर विद्यार्थी को शामिल करना कठिन हो जाता है।
मूल्यांकन कठिन, डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट। सभी विद्यार्थियों के योगदान का मूल्यांकन समान रूप से करना मुश्किल होता है। 8. वाणिज्य शिक्षण में उदाहरण, एग्जाम्पल इन कॉमर्स। समस्या, किसी दुकान की बिक्री लगातार घट रही है। कारण क्या हो सकते हैं और समाधान क्या है? संभावित विश्लेषण, प्रतिस्पर्धा बढ़ना, उत्पाद की गुणवत्ता कम होना, विज्ञापन का अभाव, ग्राहक संतुष्टि की कमी। संभावित समाधान, प्रचार बढ़ाना, ग्राहकों से फीडबैक लेना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना। इस प्रकार विद्यार्थी वास्तविक व्यापारिक समस्याओं का समाधान स्वयं सोचते हैं और व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। 9. निष्कर्ष, कंक्लूजन। समस्या विधि, प्रॉब्लम मेथड, एक ऐसी प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है जो विद्यार्थियों में तर्कशीलता, निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता और रचनात्मक सोच का विकास करती है। वाणिज्य जैसे व्यावहारिक विषय में यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह विद्यार्थियों को वास्तविक व्यापारिक परिस्थितियों से परिचित कराती है। यद्यपि इसमें समय और संसाधनों की सीमाएं हैं, फिर भी यह शिक्षा को जीवनोपयोगी और अनुभवात्मक बनाती है। 3. एक्सप्लेन लेक्चर कम डिस्कशन मेथड। अर्थ, मीनिंग। व्याख्यान सह चर्चा विधि दो प्रमुख शिक्षण विधियों का संयोजन है। 1. लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, और 2. डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इस विधि में शिक्षक पहले किसी विषय पर संक्षिप्त व्याख्यान देता है ताकि विद्यार्थियों को बुनियादी ज्ञान मिल सके। इसके बाद विद्यार्थियों को उस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी समझ को गहराई से विकसित कर सकें। अर्थात यह विधि शिक्षण की ऐसी पद्धति है जिसमें शिक्षक का मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी दोनों शामिल होते हैं। 2. व्याख्यान का स्वरूप और प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लेक्चर। व्याख्यान का अर्थ। व्याख्यान एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक किसी विषय को मौखिक रूप से समझाता है और विद्यार्थी सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। यह शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड विधि है। व्याख्यान की प्रकृति, नेचर ऑफ लेक्चर। मौखिक प्रस्तुति, ओरल प्रेजेंटेशन। योजनाबद्ध और क्रमबद्ध, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ज्ञान संप्रेषण का त्वरित माध्यम, क्विक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। शिक्षक के अनुभव पर आधारित, बेस्ड ऑन टीचर्स नॉलेज। समय की बचत करने वाला, टाइम सेविंग मेथड। 3. चर्चा के आवश्यक घटक, एसेंशियल पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिस्कशन। चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड में निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल होते हैं। विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ऐसा विषय चुना जाता है जिस पर विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। संचालक बटा अध्यक्ष, लीडर और मॉडरेटर। शिक्षक चर्चा का संचालन करता है और अनुशासन बनाए रखता है। भागीदारी, पार्टिसिपेशन। सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं। 4. वाणिज्य शिक्षण में चर्चा के उद्देश्य, पर्पसेस ऑफ डिस्कशन इन कॉमर्स। वाणिज्य एक व्यावहारिक और तर्कसंगत विषय है, इसलिए चर्चा विधि इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों में विचार करने की क्षमता का विकास करना, व्यापारिक समस्याओं का तार्किक विश्लेषण करना, विद्यार्थियों में संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करना, सहयोग और टीमवर्क की भावना विकसित करना, वास्तविक जीवन की आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों को समझना, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विकसित करना। 5. वाणिज्य में समूह चर्चा की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन कॉमर्स। वाणिज्य शिक्षण में समूह चर्चा एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है। चरण 1, विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। शिक्षक विद्यार्थियों की समझ के अनुसार व्यापार या अर्थशास्त्र से संबंधित उपयुक्त विषय चुनता है।
जैसे मुद्रास्फीति के कारण और प्रभाव, ई कॉमर्स का प्रभाव आदि। चरण 2 तैयारी प्रेपरेशन। विद्यार्थी विषय से संबंधित जानकारी पुस्तकों, इंटरनेट या समाचार पत्रों से एकत्र करते हैं। चरण 3 समूह का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। कक्षा को 5-10 विद्यार्थियों के समूहों में बांटा जाता है। चरण 4 चर्चा का संचालन, कंडक्टिंग द डिस्कशन। प्रत्येक विद्यार्थी अपने विचार प्रस्तुत करता है, अन्य विद्यार्थी प्रतिक्रिया देते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। चरण 5 निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। सभी विचारों का सारांश तैयार किया जाता है और शिक्षक अंतिम निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। चरण 6 मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। विद्यार्थियों की सक्रियता, विचार की गहराई और सहयोग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। 6 वाणिज्य शिक्षण में समूह चर्चा की विशेषताएं बटा मेरिट्स, मैरिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन कॉमर्स। विचार शक्ति का विकास, विद्यार्थियों की तर्क, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का विकास होता है। संचार कौशल में सुधार, विद्यार्थियों में बोलने और सुनने की आदत विकसित होती है। सहयोग की भावना, टीमवर्क और सामूहिक निर्णय लेने की भावना बढ़ती है। गहन ज्ञान प्राप्ति, विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय की गहराई से समझ मिलती है। व्यावहारिक अनुभव। वाणिज्य के वास्तविक जीवन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से अनुभव प्राप्त होता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध मजबूत होते हैं, खुली चर्चा से पारस्परिक विश्वास और संपर्क बढ़ता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने में निडर और आत्मविश्वासी बनते हैं। हाउ डिस्कशन मेथड इज बेटर दैन लेक्चर मेथड एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। चर्चा विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिस्कशन मेथड। चर्चा विधि एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय या समस्या पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी अपने विचार, तर्क और अनुभव प्रस्तुत करते हैं और शिक्षक मार्गदर्शन करता है। सरल शब्दों में, जब शिक्षक और विद्यार्थी किसी विषय पर परस्पर बातचीत करके ज्ञान अर्जित करते हैं तो इसे चर्चा विधि कहते हैं। चर्चा विधि के लाभ बटा विशेषताएं, मैरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड। विचार शक्ति का विकास, विद्यार्थी तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान सीखते हैं। संचार कौशल में सुधार, बोलने और सुनने की क्षमता बढ़ती है। सहयोग की भावना, समूह में मिलकर कार्य करने की आदत विकसित होती है। गहन और व्यावहारिक ज्ञान, विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय की समझ बढ़ती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, विद्यार्थी निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक केवल सहायता करता है, विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं। शिक्षण रुचिकर और प्रभावशाली बनता है, यह विधि कक्षा को जीवंत बनाती है। 4 चर्चा विधि की सीमाएं बटा हानियां, डिमेरिट्स बटा लिमिटेशंस ऑफ डिस्कशन मेथड। समय अधिक लगता है, प्रत्येक विद्यार्थी को बोलने का अवसर देने में समय लगता है। शिक्षक की दक्षता आवश्यक, सफल चर्चा के लिए शिक्षक को विषय और प्रबंधन में कुशल होना चाहिए। सभी विद्यार्थी समान भाग नहीं लेते, कुछ विद्यार्थी अधिक बोलते हैं, कुछ कम। विषय से भटकने की संभावना, चर्चा कभी-कभी मुख्य विषय से हट सकती है। बड़ी कक्षाओं में कठिन, अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में प्रभावी चर्चा करना मुश्किल है। मूल्यांकन कठिन, प्रत्येक विद्यार्थी के योगदान का आकलन करना कठिन होता है। 5 निष्कर्ष, कंक्लूजन। चर्चा विधि एक आधुनिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है जो विद्यार्थियों को सक्रिय, रचनात्मक और आत्मनिर्भर बनाती है। यह व्याख्यान विधि से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें ज्ञान केवल सुनने के बजाय अनुभव और विचार विमर्श के माध्यम से गहरा होता है।
हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन, समय प्रबंधन और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। 5. Explain the role of playing and its types. Describe the merits, demerits and suggestion. खेल का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्ले बटा रोल ऑफ प्लेइंग। खेल प्ले बटा प्लेइंग बच्चों और विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया है। यह मनोरंजन और सीखने का माध्यम दोनों है। सरल शब्दों में, खेल वह गतिविधि है जो मनोरंजन, अभ्यास और सीखने का अवसर देती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। भूमिका, रोल ऑफ प्लेइंग बटा इम्पोर्टेंस। मानसिक विकास। खेल बच्चों की सोच, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। शारीरिक विकास। मांसपेशियों, संतुलन और सहन शक्ति का विकास होता है। सामाजिक विकास। टीमवर्क, सहयोग और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। शैक्षणिक विकास। खेल के माध्यम से नियमों का पालन, अनुशासन और समस्या समाधान क्षमता आती है। भावनात्मक विकास। तनाव कम होता है, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। 2 खेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्ले। खेलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ए. शारीरिक आधार पर, फिजिकल प्ले। दौड़ कूद, रस्सी कूदना, गेंद खेलना। उद्देश्य, शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति और सहनशीलता बढ़ाना। बी. मानसिक बटा बौद्धिक आधार पर, मेंटल बटा इंटेलेक्चुअल प्ले। पहेली खेलना, शतरंज, शब्द खेल, गणितीय खेल। उद्देश्य, बुद्धि, तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना। सी. सामाजिक बटा समूह खेल, सोशल बटा ग्रुप प्ले। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। उद्देश्य, सहयोग, टीम भावना, नेतृत्व और अनुशासन। डी. रचनात्मक खेल, क्रिएटिव प्ले। ड्राइंग, पेंटिंग, रंग भरना, ड्रामा बटा नाटक। उद्देश्य, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास। 5 सुझाव, सजेशंस बटा रिकमेंडेशंस। खेलों के लिए नियत समय निर्धारित करें ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। खेलों में सुरक्षा के उपाय अपनाएं, हेलमेट, गार्ड आदि। खेलों को शिक्षा का हिस्सा बनाएं, सिर्फ मनोरंजन नहीं। टीम वर्क और सहयोग पर जोर दें, केवल जीत हार पर नहीं। मैदान और सामग्री की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। रचनात्मक और मानसिक खेलों को भी शामिल करें ताकि संपूर्ण विकास हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। खेल बटा प्लेइंग बच्चों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक कौशल को भी विकसित करता है। यदि इसे योजनाबद्ध और अनुशासित रूप से लागू किया जाए तो यह शिक्षा का सबसे प्रभावी साधन बन सकता है। 3 खेल के लाभ बटा विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ प्लेइंग। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों, हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। मानसिक विकास, तर्क, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। सामाजिक कौशल में सुधार, सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन और टीम भावना आती है। भावनात्मक संतुलन, तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। शैक्षणिक लाभ, नियमों का पालन करना और अनुशासन सीखना। रचनात्मकता बढ़ाना, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास। 4 खेल की सीमाएं बटा हानियां, डिमेरिट्स बटा लिमिटेशंस ऑफ प्लेइंग। समय की अधिक आवश्यकता, अधिक खेल पढ़ाई के समय को प्रभावित कर सकते हैं। चोट या दुर्घटना का जोखिम, शारीरिक खेल में चोट लग सकती है। संसाधनों की आवश्यकता, उपकरण, मैदान और सामग्री की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता, यदि खेल बिना नियमों के खेला जाए तो अनुशासन बिगड़ सकता है। कुछ खेलों में प्रतियोगिता की भावना अधिक,
हार जीत के कारण तनाव या ईर्ष्या बढ़ सकती है। 3. मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड शिक्षण की एक पारंपरिक पद्धति है जिसमें शिक्षक किसी विषय को मौखिक रूप से व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में, व्याख्यान विधि वह शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को विषय समझाने के लिए बोलता है और विद्यार्थियों का मुख्य कार्य सुनना और नोट्स बनाना होता है। मुख्य उद्देश्य: जानकारी देना, तथ्य और सिद्धांत समझाना, विद्यार्थियों को विषय का परिचय कराना। 2. व्याख्यान विधि के प्रकार बटा रूप, फॉर्म्स ऑफ लेक्चर मेथड बटा फॉर्म्स। साधारण व्याख्यान सिंपल लेक्चर, शिक्षक विषय को सीधे प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों से कोई प्रश्न उत्तर या चर्चा नहीं होती। सूचनात्मक व्याख्यान इंफॉर्मेटिव लेक्चर, विषय की महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रेरक व्याख्यान मोटिवेशनल लेक्चर, विद्यार्थी को प्रेरित करने और रुचि बढ़ाने के लिए। ह्यूरिस्टिक विधि की सीमाएं बटा डिमेरिट्स बटा लिमिटेशंस। समय अधिक लगता है, शिक्षक को दक्ष होना चाहिए, सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग नहीं ले सकते, बड़ी कक्षा में प्रभावी नहीं, मूल्यांकन कठिन, संसाधनों की आवश्यकता होती है। 7. ह्यूरिस्टिक विधि की प्रक्रिया बटा प्रोसीजर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। समस्या प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, शिक्षक व्यावसायिक या वाणिज्यिक समस्या प्रस्तुत करता है। जानकारी एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ डेटा, विद्यार्थी उपलब्ध स्रोतों, अनुभव और अनुसंधान से तथ्य जुटाते हैं। परिकल्पना बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, संभावित समाधान पर विचार और अनुमान लगाना। परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, प्रयोग, विश्लेषण और तर्क के माध्यम से जांच। समाधान निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन, सबसे उचित और व्यावहारिक समाधान को अपनाना। निष्कर्ष और प्रस्तुति, कंक्लूजन एंड प्रेजेंटेशन, समूह में चर्चा और समाधान साझा करना। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रशिक्षण बटा मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन कॉमर्स। समूह आधारित गतिविधियां, ग्रुप एक्टिविटीज, व्यापार केस स्टडी और व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा। प्रश्नोत्तरी और खोज, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, लेखांकन, बजट, विपणन योजनाओं पर प्रयोग। सहयोगात्मक परियोजनाएं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, टीम बनाकर समस्या समाधान करना और निष्कर्ष साझा करना। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, विद्यार्थियों के अन्वेषण, तर्क और प्रस्तुति के आधार पर। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ह्यूरिस्टिक विधि वाणिज्य शिक्षण में अत्यंत प्रभावी है क्योंकि यह विद्यार्थियों को सक्रिय, रचनात्मक और समस्या समाधान में सक्षम बनाती है। यदि शिक्षक योजनाबद्ध और मार्गदर्शक की भूमिका निभाए और विद्यार्थियों को पर्याप्त संसाधन और अवसर दें, तो यह विधि शिक्षण को अनुभवात्मक, रोचक और व्यावहारिक बना देती है। डिस्क्राइब द ट्यूटोरियल ग्रुप्स। अर्थ, मीनिंग। ट्यूटोरियल समूह शिक्षा की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करता है। यह पद्धति बड़े कक्षा शिक्षण, लेक्चर मेथड की सीमाओं को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं, कठिनाइयों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देता है। ट्यूटोरियल समूह की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्यूटोरियल ग्रुप। ट्यूटोरियल समूह वह छोटा समूह होता है जिसमें सीमित संख्या में विद्यार्थी, आमतौर पर 8 से 15, एक शिक्षक के निर्देशन में किसी विषय या पाठ के गहन अध्ययन के लिए एकत्र होते हैं।
शिक्षक उन्हें मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ध्यान देना, उनकी कठिनाइयों का समाधान करना, आत्माध्ययन की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों की समझ और सोचने की क्षमता को बढ़ाना। इस ट्यूटोरियल समूह के लाभ, मेरिट्स। व्यक्तिगत ध्यान मिलता है, विद्यार्थियों की समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शंकाओं और कठिनाइयों का समाधान हो जाता है, आत्माध्ययन और अनुसंधान की प्रवृत्ति बढ़ती है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच घनिष्ठ संबंध बनता है, कमजोर विद्यार्थियों को सुधार का अवसर मिलता है। ट्यूटोरियल समूह की सीमाएं, डिमेरिट्स बटा लिमिटेशंस। यह विधि समय साध्य है। प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग से ध्यान देना कठिन होता है। अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बड़े विद्यालयों में इसका आयोजन कठिन होता है। यदि विद्यार्थी सक्रिय न हो तो यह विधि प्रभावी नहीं रहती। सुझाव, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। समूहों की संख्या कम रखी जाए ताकि शिक्षक सभी विद्यार्थियों पर ध्यान दे सके। शिक्षक को धैर्यवान और सहायक होना चाहिए। विषय चयन विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए। नियमित मूल्यांकन और फीडबैक प्रणाली अपनाई जाए। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।